पिछले वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि लीले एक पर्सन से मिलने के लिए गया हुआ था। वो पर्सन और कोई नहीं था बल्कि वो टेंग ई का पड़ोसी था। वो पर्सन लीले को मेडिसिन देते हुए कहता है, ये रही तुम्हारी 1 महीने की मेडिसिन, इसे सही टाइम पे लेते रहना। पर तभी वहाँ पे मिन और जून पहुँच जाते हैं। लीले जून को देखते हुए कहता है, आप तो वही पुलिस ऑफिसर है ना जो मेरे घर पे आए थे। उस मेडिसिन को देखते हुए मो कहता है, ये तो एक नई तरह की एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। ये सुन के जून कहता है, तुम दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लीले अभी पुलिस स्टेशन पे था। वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। जून उसके सर पे पेट करते हुए कहता है, हम बस थोड़ी सी पूछताछ करेंगे, तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। देन जून उससे पूछता है, तुम जेंग यान को कैसे जानते हो। लीले कहता है, अंकल जेन यान एक अच्छे पर्सन है, वो बस मेरी मदद कर रहे थे। देन वो आगे कहता है, मेरी मोम हमेशा मेरे डैड से नाराज रहती थी। 1 साल तक उन्होंने कभी भी मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। पर एक दिन मैंने अपनी मोम का पीछा किया और मुझे अपने डैड का एड्रेस मिल गया। मैंने भोलेपन से सोचा कि फादर और सन का रीयूनियन एक अच्छी बात होगी, पर मुझे बाद में पता चला कि वो मुझे कभी भी देखना नहीं चाहते थे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ये सब कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो आगे कहता है, वो हमेशा मुझे एक बोझ की तरह समझते थे और शायद मेरी मॉम कभी भी मुझे उनसे मिलाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो मेरे लिए अच्छे नहीं थे। हालांकि मेरी मॉम ने ये सब कुछ बहुत बार मुझे कहा है, पर मेरे डैड को एक लड़कियों के कपड़े पहनते हुए देख मैं सच में इसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ। उस दिन के बाद से लड़कियों के कपड़े के ऊपर मेरी इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगी। कभी कभी मुझे अपनी मॉम का मेकअप का सामान भी चुराने का मन करता था। मुझे ये भी डर था कहीं मैं अपने डैड की तरह तो नहीं बन जाऊंगा। मॉम ने मुझे कहा था, जो लोग ऐसी चीजें करते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग होते हैं, पर मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। मुझे खुद से नफरत होने लग गई थी। यहाँ तक कि मैंने एक बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, पर तभी अंकल जेन यांग ने मुझे बचा लिया था। उन्होंने मुझे फ्री में मेडिसिन से दिए। उस मेडिसिन को खाने के बाद मेरा कंडीशन इम्प्रूव होने भी लग गया था। पिछले साल से किसी को बताए बिना वो मेरी मदद कर रहे थे। उन दोनों की बातचीत मिन और मो भी सुन रहे होते हैं। मिन कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जेंग यान सिर्फ उसकी मदद कर रहा था, जिसपे मो कहता है वो लीले की मदद नहीं कर रहा था। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन 18 साल के नीचे के बच्चों के लिए सही नहीं रहता है। जो बच्चे 18 साल के कम उम्र के होते हैं, ये मेडिसिन उनके मन में सुसाइड पैदा करती है। जेंग यान ने जानबूझ को लीले को ये गलत विश्वास दिलाया कि उसका क्रॉस ड्रेसिंग का शौक डिप्रेशन का एक लक्षण है। फिर उसने लीले को लॉन्ग टर्म के लिए एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दिए ताकि उसे मैनिपुलेट करना इजी हो सके। ये सुन के मिन चिल्लाते हुए कहता है, ये कितना घिनौना है, क्या वो एक साइकोपाथ है। उसने एक बच्चे को एक्सप्लॉइट करना चाहा, क्या उसके मन में इतनी हेट्रेट है। तभी एक ऑफिसर भागते हुए कमरे में आता है और कहता है, किसी ने ये डॉक्यूमेंट पुलिस को दिया है। उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए मिन कहता है, ये जेंग यान का पर्सनल इन्वेस्टिगेशन डाटा है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि वो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक टॉप स्टूडेंट है। टेंग ई से जुड़े बलात्कार के मामले में वो पीड़िता के परिवार का एक सदस्य भी है। देन वो ऑफिसर को पूछता है, ये तुम्हें किसने दिया। ऑफिसर कहता है, इसमें उस पर्सन का नाम नहीं है, वो पर्सन अब तक तो चला गया होगा। तभी मो कहता है, जेंग यान ने ये सब कुछ नहीं किया है। मीनू से पूछता है, तुमने क्या कहा, पर मो बिना कोई रिप्लाई दिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें इन्वेस्टिगेशन रूम दिखाया जाता है। जून कहता है, क्या तुम्हें पता है, वो बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के तुम्हें दवाई दे रहा था, ये इलीगल है। लीले कहता है, मुझे ये सब कुछ पता नहीं है, पर अगर मैं हॉस्पिटल चला जाता तो डॉक्टर्स इसके बारे में मॉम को नोटिफाई कर देते। अगर मॉम को पता चलेगा कि मैं अपने डैड की तरह बन रहा हूँ तो वो डेफिनेटली टूट जाएंगी। देन वो रोते हुए कहता है, ये सब कुछ मेरी डैड की गलती है। अगर मेरे डैड नहीं होते तो मैं भी कभी क्रॉस ड्रेसिंग नहीं सीखता। जून उसे समझाने लगता है, हालांकि मैंने तुम्हारी तरह कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर मैं तुम्हें समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे फादर भी एक धोखेबाज थे। उन्होंने मेरी मॉम की फीलिंग्स को हर्ट किया, साथ ही उनके सारे सेविंग्स भी लेके चले गए। जब मैं छोटा था तब मेरी मॉम भी मुझे बहुत ज्यादा हेट करती थी क्योंकि मैं अपने पिता की तरह ही सेम दिखता था।
वो जब भी मुझे देखती थी उन्हें हमेशा मेरे पिता के बारे में याद आ जाता था और एक दिन उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की थी। ये सुन के लीले हैरान में पड़ जाता है। जून आगे कहता है, अगर पड़ोसियों ने मेरी चीख नहीं सुनी होती तो अब तक तो मैं मर चुका होता। मुझे अपने पिता की वजह से बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी थी। जब मुझे लगा कि मेरे चॉइसेस बार बार उनकी तरह ही मिलती जुलती है, तब मैं अपने आप को भी हेट करने लग गया था। पर वक्त के साथ पुराने घाव भर जाते हैं। मुझे भरोसा है कि मैं अपनी जिंदगी खुद चूज कर सकता हूँ ताकि मैं अपने फादर की तरह ना बनूं। और मुझे लगता है कि तुम भी ये कर सकते हो। ये सब कुछ सुन के लीले कहता है, क्या मेरे पास अभी भी एक चांस है? जून कहता है, मेरी ओर देखो, बहुत सारे लोगों ने भी मेरी मदद की थी, जैसे कि पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर और मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं। मुझ पे भरोसा करो, तुम भी इस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बाहर निकल सकते हो और फिर से हेल्दी और पॉजिटिव लाइफ जी सकते हो। लीले कहता है, मैं माफी चाहता हूँ पर मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है जून मैंग के साथ कमरे से बाहर निकल गया था। मैंग कहती है, लीले क्लियरली कुछ तो छुपा रहा है। वो जेंग यान को कवर करने की कोशिश कर रहा है, पर उस बच्चे की जिंदगी सच में बहुत ही दुख भरी है। ऐसे एबनॉर्मल फैमिली एनवायरनमेंट में ग्रो करने से बच्चों में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आ ही जाती है। जिस पे जून कहता है, हाँ, नेक्स्ट जनरेशन को कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता सिवाय प्रीवियस जनरेशन के। देन वो आगे कहता है, लिनमो ने कहा था कि टेंग ई डर की वजह से बेहोश हो गया था, पर मुझे ऐसा सस्पेक्ट हो रहा है कि ये डर की वजह से नहीं था बल्कि ये मेडिसिन की वजह से होगी। तभी मैंग कहती है, लीडर, लैब रिजल्ट आ चुकी है और आपने बिल्कुल सही कहा, टेंग ई डर की वजह से बेहोश नहीं हुआ था बल्कि वो मेडिसिन की वजह से हुआ था। उसके बैग में जो मेडिसिन थी उसे बदल लिया गया था। जून पूछता है, आखिर ये किस तरह की मेडिसिन थी? मैंग कहती है, अगर इस मेडिसिन को ज्यादा खा लिया जाता है तो शॉक और कोमा की वजह से उसका डेथ भी हो सकता है। ये और एक मेडिसिन है जिसे बेचने के लिए जेंग यान को रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी जेंग यान से पूछताछ चल रही होती है। जून उसे कहता है, 2 साल पहले तुम्हारे छोटे भाई ने सुसाइड कर लिया था, फिर तुमने सडनली अपनी सेंट्रल हॉस्पिटल की जॉब छोड़ दी। इसके बाद तुम HCT में ट्रांसफर हो गए और फार्मास्यूटिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करने लगे और टेंग ई की अपार्टमेंट में रहने के लिए तुमने मार्केट प्राइस से भी दुगना रेंट भरा। क्या तुम मुझे ये सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? जेंग यान कहता है, हाँ, ये बात सच है कि मैं टेंग ई को अप्रोच कर रहा था रिवेंज लेने के लिए। उसने मेरे छोटे भाई के साथ जबरदस्ती की थी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था। इससे मेरी मॉम सीरियसली बीमार भी पड़ गई थी। उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा था, इसीलिए मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका खूनी हूँ। जिस दिन उसका खून हुआ था तब मैं इस टाउन में नहीं था। मैं बी सिटी में एकेडमिक कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा था। उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सारे लोग ये गवाही दे सकते हैं। जिस पे जून कहता है, ऑफ कोर्स तुम वो पर्सन नहीं हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हम जिस पर्सन को ढूंढ रहे हैं वो 20 साल का लड़का है। उसके पास एक मजबूत शरीर है जो टेंग ई से लड़ सकता है। वो पर्सन पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, इसीलिए उसने खून करने का प्लानिंग अकेले तो नहीं किया होगा। खून करने में किसी ने तो उसकी मदद की है और उस पर्सन के मन में टेंग ई के लिए बहुत ही ज्यादा हेट्रेट भरा हुआ है और वो ये भी चाहता था कि उसने जो कुछ भी सहा है टॉर्चर के जरिए टेंग ई भी ये सब कुछ महसूस करे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? ये सुनने के बाद जेंग यान हंसते हुए कहता है, तो क्या तुम्हें वो पर्सन मिल चुका है? जून सीरियस होकर कहता है, जेंग यान, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। हत्या करने के लिए उकसाना उतना ही गंभीर है जितना कि इसमें शामिल होना। मुझे बताओ तुम्हारा साथी कौन है? जेंग यान कहता है, टेंग ई एक धोखेबाज था। वो लगातार झूठ बोलता था और धोखाधड़ी करके शादी भी करता था और उसने बहुत सारे लड़कों के साथ जबरदस्ती भी की थी। उसकी एग्जिस्टेंस की वजह से बहुत सारे लोगों को सफर होना पड़ा है। क्या तुम्हें नहीं लगता है वो मरना डिजर्व करता है? मेरे भाई ने ये सब कुछ बहुत सालों तक झेला, क्या उसे ये सब कुछ झेलना चाहिए था? देन वो आगे कहता है, ऑफिसर जून, मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में बहुत कुछ सुना है। देन वो आगे कहता है, ऑफिसर जून, मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में बहुत कुछ सुना है। अगर तुम्हारे भाई के साथ ये सब कुछ होता और तुम आज पुलिस ऑफिसर लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उसे जस्टिस नहीं दिला पाते तो तुम सिर्फ होपलेस होके अपने ब्रदर को टूटते हुए देखते।
ऐसे समय पे तुम क्या करते? ये सुन के जून भी हैरान में पड़ जाता है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।